बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज 6 बजे के कार्यक्रम में हम बात करेंगे इंडिया की मुंबई रैली को लेकर के। हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत यात्रा को लेकर के, न्याय यात्रा को लेकर के। आप सबको मालूम है क्योंकि उसके बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है, पढ़ा जा चुका है, दिखाया जा चुका है, लेकिन हम लोग उस रैली के असर के बारे में बातचीत हम लोग करेंगे। उस खास जो रैली थी उसके अंदर जो लोग वहां पर मौजूद थे, मैं तो जो है वो मुंबई के अंदर था। मुंबई के अंदर नशा मुक्त भारत आंदोलन का राष्ट्रीय सम्मेलन था। उस पर हम लोगों ने कार्यक्रम भी किया था बहुजन संवाद में। लेकिन मुंबई की रैली जो है उसमें तेजस्वी यादव का जो भाषण है वो बहुत ओजस्वी रहा, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से मुद्दों को स्पष्ट करने का काम किया उससे इंडिया का किस मुद्दे पर क्या कहना है उस बात की स्पष्टता भी हुई। खास बात ये थी कि उसके अंदर स्वयं स्टालिन भी उसके अंदर शामिल हुए। उसके अंदर इंडिया गठबंधन के तमाम सारे नेता उसके अंदर शामिल हुए। संख्या भी बहुत बड़ी संख्या थी वहां पर। इस सब के बारे में आज हम बातचीत करेंगे, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो पैनलिस्ट साथी हैं मैं उनसे परिचय कराता हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी को बहुजन संवाद के सभी दर्शक जानते हैं, और आपको मालूम है कि मैनेजमेंट गुरु के साथ साथ आर्थिक मामलों के आप विशेषज्ञ भी हैं, और इस समय देश के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके ऊपर खास नजर उनकी रहती है। वो अपनी बेबाकी और निर्भीकता के लिए जाने जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर स्वामी जी। हमारे साथ में विश्वास उपके जी हैं। बहुजन नमस्कार। संवाद के दर्शक जानते हैं कि बेसिकली ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, बैंकर्स यूनियन के बहुत सालों तक, कई दशकों तक उन्होंने उसका नेतृत्व करने का काम किया है, और आज भी बैंकिंग के मामले में एक तरीके से एक्सपर्ट के तौर पर पूरे देश के अंदर उनको जाना माना जाता है। लेकिन इसके साथ में खासियत उनकी ये है कि वो एक एक्टिविस्ट भी हैं, और हर जगह पर पूरे मुंबई में जहां कहीं पर भी बड़े इस तरीके के जलसे होते हैं उसके अंदर वो बहुत सक्रिय भागीदारी न केवल करते हैं बल्कि उसके लिए जो कुछ योगदान कर सकते हैं वो भी उनका योगदान भी रहता है। इन टर्म्स ऑफ मोबिलाइजेशन से लेकर के सब कुछ, वो जो कुछ उनके लिए संभव है। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं, आमतौर पर स्थिर रहते हैं लेकिन इस समय काफी तेजी से वो चल रहे हैं, और वो तो रोज हमारे बहुजन संवाद के वही कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं शुरुआत करूंगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से। आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस रैली का? आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। अगर आपसे कहा जाए कि क्या खास था इस रैली में, क्योंकि राजनीतिक दलों की रैलियां तो होती ही रहती हैं, लेकिन किस कारण से ये रैली ऐतिहासिक कही जा रही है, खास कही जा रही है? जी। देखिए सुनीलम जी, दो कारणों से ये रैली मुझे बड़ी विशिष्ट लगी, अलग लगी। पहला तो ये लगा, जो यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया को कहा जाता है वो चीज रिप्रेजेंट हुई मुंबई के अंदर। साउथ का रिप्रेजेंटेशन था, नॉर्थ का रिप्रेजेंटेशन था, पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन था, हर राज्य का रिप्रेजेंटेशन था। तो जो लगा जैसे इनके विपक्ष में जो लोग खड़े हैं, जब वो लोग खड़े होते हैं तो वहां लगता है गुजरात खड़ा है और पूरा देश जो है गुजरात को फॉलो कर रहा है। यहां ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल था कि ये जो रैली थी इसमें कौन सा प्रदेश आगे था, कौन पीछे था। सब प्रदेशों का रिप्रेजेंटेशन था। तो जो तमिलनाडु की फीलिंग है वो भी रिप्रेजेंट हो रही थी, जो महाराष्ट्र की फीलिंग है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की फीलिंग है। अखिलेश नहीं जा पाए लेकिन उन्होंने पत्र लिखा। तो एक जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसका रिप्रेजेंटेशन था। और सुनीलम जी, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो लगी प्रकाश अंबेडकर जी का वहां होना और उनकी ओजस्वी भाषण। अब वो अंत क्या होता है, जो सुना है कि उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है 7 बजे का, और ये भी कहा है कि जो कांग्रेस जहां सीटें लड़ेगी वहां उनकी पार्टी जो है उसका समर्थन करेगी। तो अब देखते हैं अंत में क्या होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है, अगर इस महाविकास आघाड़ी के अंदर प्रकाश अंबेडकर जी का प्रवेश हो जाता है।
क्योंकि न केवल महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में उसका मैसेज जाता है। अगर वो अलग लड़ते हैं तो महाराष्ट्र में मैसेज जाता है, लेकिन अगर इस गठबंधन के अंदर आते हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो पूरे हिंदुस्तान में नाम है और जिसके प्रति लोगों के श्रद्धा भाव हैं, वो एक पूरा एक मैसेज जा रहा है। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं लोग जो है वो जा रहे हैं बीजेपी गठबंधन की तरफ या इंडिया अलायंस की तरफ आ रहे हैं, तो उसमें भी एक मैं ये देख रहा हूँ पोलराइजेशन हो रहा है। जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं वो एक तरफ जा रहे हैं और बैकवर्ड जो है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो प्रकाश अंबेडकर जी अंत में क्या निर्णय लेते हैं ये तो भगवान जानता है, लेकिन उनका जो संबोधन था वो बहुत तेजस्वी संबोधन था, बहुत अच्छा संबोधन था। और वो शुरू से स्टैंड ले रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सारे लोग लिखित दें कि इलेक्शन के बाद ये लोग कहीं एनडीए में शामिल नहीं हो जाएंगे, जो मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया स्टैंड है। और अगर वो इस गठबंधन में शामिल हुए, दैट विल बी ए टर्निंग पॉइंट, बिकॉज जो ये 10% का वोट बैंक है ये चुनाव में बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। इसलिए अब देखते हैं प्रकाश अंबेडकर जी जो भाषण उन्होंने दिया बहुत अच्छा लगा, अंत में वो क्या निर्णय लेते हैं ये देखते हैं। इसमें हमारे साथ में तुषार गांधी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है तुषार गांधी जी की। डॉक्टर जीजी पारिक जी के साथ में जो फोटो है राहुल गांधी और उसमें प्रियंका जी हैं, वो बहुत वायरल हुई है पूरे देश के अंदर, और हमारे जैसे लोग उससे अति प्रसन्न हैं ये देख कर कि जो अभियान शुरू किया था तुषार गांधी जी ने और डॉक्टर जीजी पारिक जी की बुनियाद थी नफरत के खिलाफ में इस देश में एक बड़ा अभियान चलना चाहिए, और वो एक तरीके से सफल रहे। और राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने उस अभियान को स्वीकार किया और उसको लेकर के पहले भी यात्रा की, फिर दूसरी यात्रा करने का काम किया। तो तुषार भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में रत्ना बोरा जी जुड़ गई हैं, गुजरात की आप एडवोकेट हैं, और अंबेडकर कारवां जो है उसके साथ में वो जुड़ी हुई हैं। मैं सीधे चलता हूं तुषार जी के पास में, और तुषार जी से मैं जानना चाहूंगा कि ये रैली किस मायने में जो है वो महत्वपूर्ण थी, और विशेष तौर पर मैंने ये लिखा भी था कई ग्रुप्स के अंदर जब ये फोटो आया तो मैंने कहा कि मैं जरूर जानने का इच्छुक हूँ कि डॉक्टर जीजी पारिक और राहुल गांधी के बीच में क्या बातचीत हुई, क्या गुफ्तगू हुई, क्योंकि ये कोई प्राइवेट तो मामला नहीं है, ये पब्लिक डोमेन का मामला है। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, 1942 के आंदोलन में भी जेल रहे, इमरजेंसी में भी जेल रहे, और फिर नफरत के खिलाफ में और एक समाजवादी विचार के साथ में उन्होंने पूरा जीवन अपना लगाया है। 100 साल के अब वो हो रहे हैं। ऐसे में एक यंग पॉलिटिशियन का उनके साथ में मुलाकात करना, वो भी आपकी उपस्थिति में वो मुलाकात होना उसे बहुत ऐतिहासिक उसे बनाता है, क्योंकि गांधी जी को भी देखा था डॉक्टर जीजी पारिक जी ने, उनके कार्यक्रमों में रहे थे 1942 के, ऐसा डॉक्टर जीजी पारिक जी बताते हैं। और राहुल गांधी का स्वाभाविक तौर पे तो कोई उपस्थिति होने का संभव ही नहीं है, जिस उनकी उम्र बहुत कम है। तो लेकिन आप उस पूरी धारा को आप रिप्रेजेंट करते हैं, और केवल प्रपौत्र होने के नाते नहीं, आपका अपना जो काम है देश में और दुनिया में उसको सभी अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं तुषार जी आपसे मैं जानना चाहता हूँ मुख्य तौर पर रैली के बारे में, इंडिया रैली के बारे में, न्याय यात्रा के बारे में जो राहुल गांधी ने की, और डॉक्टर जीजी परीक जी की मीटिंग के बारे में। 3 सवाल, 3 टिप्पणियां जी। सुनीलम जी, महत्वपूर्ण ये था क्योंकि पिछली 9 अगस्त तब हमने यही पदयात्रा हमारी अगस्त क्रांति की सालगिरह मनाने के लिए जीडीके में करना चाहा था, तो महाराष्ट्र की सरकार ने हम लोगों को डिटेन कर दिया और पदयात्रा करके अगस्त क्रांति मैदान पर श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम को रोक दिया था। तो मुझे ये लगा था कि बहुत जरूरी था कि राहुल जी वहां आए और डीजी से वहां पर मिले, कहीं और मिलने से बजाय एक संदेश आ जाता अगर जीजी को वो अगस्त मैदान पर ही मिलते। तो राहुल जी ने स्वीकार किया सुझाव का और मणि भवन से अगस्त तक पदयात्रा करके वहां उन्होंने जीजी से आशीर्वाद प्राप्त किया। जीजी अपने
अंदाज में हमेशा बस ये उन्हें ये भरोसा दिया कि अगर सत्याग्रह की नौबत आई तो जीजी खुद सत्याग्रह में कूद पड़ेंगे और जेल भी जाने को तैयार है। तो हमेशा जो जीजी क्या करते हैं कि अगर जेल जाना हुआ तो मैं ही सबसे पहले जाऊंगा, वही बात उन्होंने वहां भी की। और राहुल और प्रियंका को उन्होंने आशीर्वाद कि वो सफल हो और भारत की लोकशाही को और संविधान को बचाए रखने में कामयाब हो। ज्यादा बात नहीं हो पाई थी क्योंकि बहुत व्यस्त कार्यक्रम था, पर करीबन 5-6 मिनट वहां बैठ के उन्होंने बातें जीजी के साथ। मैं वहां था लेकिन मैं थोड़ी दूर बैठा हुआ था क्योंकि मैं चाहता था कि वो आपस में बात कर सके। जीजी और राहुल की बात हुई थोड़ी देर तक और फिर हमें तिरपाल ऑडिटोरियम की मीटिंग के लिए निकलना, तो फिर वहां से जीजी वापस अपने दफ्तर चले। बहुत ऐतिहासिक बात थी कि एक तो अगस्त क्रांति मैदान था जहां से चले जाओ का नारा दिया गया, और आज भारत से नफरत की ताकतों को, जिसको बहुत खूबी राहुल ने शक्ति के नाम से कहा, शिवाजी पार्क से नफरत की शक्तियों को चले जाओ कहने का ऐतिहासिक मौका इस बार प्राप्त हुआ, और वो भी जीजी ने वो नारा बुलंद किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद तेजपाल में जो मीटिंग हुई वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। सिविल सोसाइटी के जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो समाज में कार्यरत है, जो अपॉलिटिकल रह के भी इस बार पॉलिटिकल साइड्स ले रहे हैं, उनके साथ एक गुफ्तगू राहुल की रखी गई और वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि जो 5 न्यायों की बात हुई उसके बारे में समझ दी गई, और जो सिविल सोसाइटी के लोगों के एक्टिविस्ट्स के जो इच्छाएं हैं, जो वो चाहते हैं, उसकी बातें भी बहुत खुलकर सुनी गई। तो वो भी एक बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि ऐसा हमेशा देखा जा रहा है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोसेस की तरह देखा जाता है और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज उसमें शामिल होती है या एक्टिव हो जाती है तब। पर ये मीटिंग में एक ऐसा सिग्नल भी दिया गया कि इस बार के चुनाव में जितना पॉलिटिकल पार्टी का महत्व है, उतना ही जो एक्टिविस्ट है, जो चळवळ के लोग हैं, जो संघर्षवादी लोग हैं, समाज में जो काम कर रहे हैं, उनका भी महत्व है और उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां है। तो दोनों तरफ से ये एक दूसरे को एहसास दिलाया गया कि उनका महत्व कितना है इस बार के चुनाव में। तो वो मुझे लगता है कि चुनाव जब सामने है तो वो करना बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण था। जी, आप अगर इंडिया की जो रैली हुई उस रैली में आप गए थे क्या आपने सुना? क्योंकि वहां पर जो तेजस्वी जो है उन्होंने बोला, तमाम सारे जो नेताओं ने बात रखी, उसमें से कोई ऐसी बात जो आप बहुजन समाज के दर्शकों के सामने रेखांकित करना चाहते हो? वहाँ जैसे आपने शक्ति की जो सारे बात के आपने सारे कही। जो आए थे, जी। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स और हेड्स जो वहाँ आए थे, वो एक अपने आप में वो मंच एक बहुत बड़ा संदेश इस मुल्क को दे रहा था कि सब एक साथ खड़े होकर संविधान को बचाने की बात कर रहे थे। सत्य प्राप्ति की बात नहीं हो रही थी, जो बार बार प्रधानमंत्री के मंच पे से सिर्फ इस बार 400 पार की बात हो रही है। इंडिया के मंच पे से वो बात, शिवाजी पार्क से वो बात नहीं हुई थी, और वहां से एक संकल्प, एक प्रण ऐसा सबने दिया था कि इस बार हम हमारी जीत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और ये जो कॉन्ट्रास्ट है दो संदेशों का, वो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिया के मंच से मुद्दों की बात की जा रही थी
और एनडीए के मंच पे से हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री के सत्ता लोभ की बात होती रहती है। अब की बार मोदी सरकार या अब की बार 400 बार यही बात वहां से बार बार सुनने में आती है। ये एक घमंडी महत्वाकांक्षी का चुनाव बना दिया है एनडीए ने, जबकि इंडिया के मंच पर से ये एहसास दिलाया जाता कि ये लोकशाही को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी लोकशाही का, उसे ताकतवर बनाने के लिए एक मोर्चा खड़ा हो रहा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी वहां से। और जो बातें सबने की उसमें सब में वही झलक दिखाई दे रही थी कि जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रणाली है उसके ऊपर जिस प्रकार से पिछले 8 सालों में आघात किए गए हैं और उनके जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कमजोर किया गया है, उसके कारण जो चिंता इन लोगों को है वो अपने आपसी रीजनल जो जरूरतें हैं उनको बाजू पर रखकर एक नेशनल कॉन्टेक्स्ट के लिए सारे के सारे एक साथ आ रहे हैं और ये मोर्चा संभाल के लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से हर एक की स्पीच में ये बात आ रही थी। कानून की बात, न्याय की बात, हर समूह के साथ न्याय करने की बात और हमारे संविधान को सुरक्षित रखने की जो बात थी वो बहुत ही बुलंद तरीके से हर एक ने जो बात की, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक के सारे जो लीडरान वहाँ मौजूद थे उन सब ने यही बात दोहराई और की। बहुत शुक्रिया, आपने जिस बात को रेखांकित किया मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के तौर पर यही एक नैरेटिव अगर लोगों के बीच में जाता है कि मोदी जी और उनकी जो टीम है वो केवल सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रही है और हम इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये संदेश जो देने की कोशिश हुई अगर ये नीचे तक पहुंच जाती है और लोग इसकी जरूरत मानते हैं तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तुषार जी, आप समय निकाला, बहुत धन्यवाद। समय आप देंगे तो हम फिर आपके साथ में आएंगे, एक राउंड और साथियों से बातचीत कर लेते हैं। अभी आप कुछ अगर कहना चाह रहे हैं बोलिए ना प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस बार जो कैंपेन का वक्त दिया गया है वो सिर्फ पार्टियों को ने कैंपेन करने से हम ये इलेक्शन में, चुनाव में जीत शायद हासिल ना कर सके। इसलिए सिविल सोसाइटी और जो एक्टिविस्ट ग्रुप्स है उन्होंने एक जनता कैंपेन पैरेलली चलाना बहुत जरूरी है, जिसमें हम लोकशाही को बचाने की ताकतों को समर्थन देने की बात जाकर करें। और ये जो न्याय की सारे मुद्दे निकाले गए हैं, जो 5 न्याय की बात हो रही है, वो जनता तक पहुंचाने की बात अगर हम करें और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम है उसके बारे में जनता को अवगत कराए, तो मुझे लगता है कि इस बार सिविल सोसाइटी के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी से भी ज्यादा एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है कैंपेन के दरमियान इन मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, घरों तक पहुंचाने के लिए, घरों के अंदर तक पहुंचाने के लिए। ये इस बात के लिए हम जैसे लोगों ने सब एकत्रित होकर आने वाले 1-1.5 महीने में जो कार्यक्रम करना पड़ेगा, जो परिश्रम करना पड़ेगा, उसके बारे में बात करना बहुत आवश्यक जी। जरूर। मेरे को लगता है कि ये एक किस्म की जो आपकी अपील है ये नीचे तक पहुंचाने का काम बहुजन संवाद के माध्यम से और तमाम सारे माध्यमों से करेंगे। मुझे लगता है कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने जो डेलू कर्नाटका बनाया, कर्नाटका के अंदर जो उन्होंने सफलता हासिल की, उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे 22 राज्यों के अंदर ये उन्होंने प्रोसेस शुरू किया है। मध्य प्रदेश के अंदर हम इस प्रोसेस को मध्य प्रदेश लोकतांत्रिक मंच बना करके हम कर रहे हैं। तमाम सारी जगह पर भारत जोड़ो के नाम से ये हो रहा है। तमाम सारे नए इनिशिएटिव सिविल सोसाइटी ने पूरे देश के अंदर लिए हैं, लेकिन वो कैसे प्रभावशाली हो और कैसे कोऑर्डिनेटेड वे में चले, कैसे नैरेटिव और सोशल मीडिया का और जो ये संदेश है इसका कैसे पूरे देश में इस्तेमाल हो पाए, मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो तुषार जी, आपने पहले भी जब नफरत वाला पूरा कैंपेन चला था तो आपने ये कहा था कि मेरे लिए यही मुद्दा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी में कोई भी कंडीशन नहीं है
तो मुझे लगता है कि अभी जो आपने एक अपील की है, इसके ऊपर जरूर ही पूरे देश में सिविल सोसाइटी के साथी सोच भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन अब 1 महीने तक केवल इतना ही काम करने की जरूरत है। इसके अलावा सब जो अपने मुद्दे आधारित लोग काम करते हैं, मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं पर उन्हें थोड़ा सा मतलब उसको कम करके और इसी पे फोकस करना चाहिए। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। आप अगर रुकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस बीच में हमारे साथ में विद्या चौहान जी जुड़ गई हैं। एनसीपी की आप प्रवक्ता भी हैं, समाजवादी लीडर भी हैं, और जो लोग मृणाल साई को जानते हैं उनके एक उस धारा को आगे लेकर के चलने का काम वो करती हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। भाषा सिंह जी जुड़ी हैं, प्रख्यात पत्रकार हैं, और हम लोगों के ऊपर विशेष तौर पे वो मेहरबान रहती हैं कि समय निकालती हैं। उनका बहुत व्यस्तता रहती है उनकी, जो पूरी सोशल मीडिया के और तमाम सारे चैनल्स की कमिटमेंट है, इसके बावजूद भी। तो मैं ये चाहूंगा कि भाषा जी आप अपनी टिप्पणी रख दें, क्योंकि फिर इसके बाद में हम जो है विद्या चौहान जी की टिप्पणी लेंगे। जी भाषा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीलम जी। और 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं कि जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली और उसने मणिपुर से लेकर मुंबई तक का जो सफ़र तय किया, उस दौरान जिन मुद्दों को फोकस में राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ तेजस्वी, अखिलेश और बाकी जो पूरी टीम थी, मैं खाली इन 2 लोगों का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 2 सूबों के बहुत अहम चेहरे हैं और इन 2 सूबों पर बहुत बड़ा दांव भी लगा हुआ है। और खास तौर से महाराष्ट्र में भी जिस तरह का रिस्पांस मिला, तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि सिर्फ एक ही तरफ की जो छवि आ रही थी, वो एक छवि तोड़ने में और किन मुद्दों पर राजनीति में बात होनी चाहिए, तमाम डाइवर्जेंस के बावजूद बहुत भरपूर कोशिश हुई। जैसे इस बार तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने तकरीबन गायब कर दिया इस यात्रा को, बहुत कम बातचीत हुई, और मुझे लगता है कि बहुत सुनियोजित ढंग से जो पूरी भगवा ब्रिगेड है उसने भी तैयारी यही कर रखी थी कि इसको नजरअंदाज करके, क्योंकि इस पे जैसे ही बात होती थी वो लाइमलाइट में आ जाता था, जैसे पिछली बार जो कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला था। तो इस बार आप देखिएगा कि मोदी जी जिक्र जरूर करते हैं तृणमूल वहां जाके तमिलनाडु में, शक्ति वाला पूरा का पूरा आउट ऑफ वे जाके एक फोकस करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये लोग हैं जो हिंदू, आज भी उनका जो भाषण है वो यही है। लेकिन इसके बरक्स सबसे अच्छी बात ये मुझे जो लगी कि जिन मुद्दों पर विपक्ष को काम करना है उन मुद्दों से वह नहीं भटका। हर समान कोशिश के बावजूद तमाम जो नेता हैं, सारे लोग हैं, बहस उन्हीं मुद्दों पे केंद्रित रही, जो न्याय की बात थी, जो सामाजिक न्याय की बात थी, जो युवा न्याय की बात थी, जो महिला न्याय की बात थी। तो एक तरह से जो मुझे दिखाई दे रहा था कि इस तरफ जो नफरत की ब्रिगेड है, इस तरफ जो कॉर्पोरेट की लूट है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जिस पर ठप्पा लगा, जिसको हम सब महसूस कर रहे थे कि किस तरह से उगाही हो रही है, यह सब जो क्रम है उसका एक राजनीतिक विकल्प क्या हो सकता है और उस राजनीतिक विकल्प के चेहरे और मुद्दे क्या होंगे, यह एक सामने आया है। हालांकि अभी भी जमीन तक उन मुद्दों को कितनी मजबूती से विपक्ष पहुंचा पाती है, बिहार में समझौता कब मेटेरियलाइज होता है, बाकी सारे इफ एंड बट्स हैं। और इसी बीच लोगों का आना जाना जो चला हुआ है वो भी मुझे लगता है और तेज होगा। लेकिन इकलौता रास्ता यही था, और सबसे मुझे लगता है कि इसकी अहमियत यह भी है कि इसने भारतीय राजनीति में बहुत समय बाद इस जनता जनार्दन की जो ताकत है कि आप बिना जनता के बीच जाए आगे नहीं बढ़ सकते, ये जो जरूरत विपक्ष को आन पड़ी, ये एक बहुत अहम मैसेज भी है कि आप कैसे करेंगे। आपके पास कोई तंत्र नहीं है, आपके पास कहीं से भी कोई बैकिंग नहीं है, कानून होते हुए भी कानून पालन नहीं हो रहा है, संविधान होते हुए भी संविधान नहीं चल रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आजादी से पहले वाला जो पूरा मोड था कि आप जाके मोबिलाइज करें, जाके बातचीत करें, अपने मुद्दे ले जाएं। तो मुझे लगता है कि आने वाले अब कुछ दिन जो हैं, जितने चुनाव से वोटिंग से पहले के दिन हैं, उसमें यह सुनियोजित करना बहुत जरूरी है, बूथ लेवल पर, अल्टरनेटिव मीडिया के लेवल पर, कि इन तमाम मुद्दों पर कितनी बातचीत, बहस नीचे तक कैसे परकुलेट हो,
ये मुझे लगता है कि आज की दौर का सिविल सोसाइटी या जितने भी लोकतंत्र प्रेमी लोग हैं जो ये खतरा महसूस कर रहे हैं कि किस तरह किस दिशा में जा रहा है, एक राष्ट्र एक चुनाव का जो एक पूरा खौफ तारी है, तो इसमें जो डाइवर्स फेसेस हैं और आज की तारीख में जो राजनीतिक मतभेद हैं उनको अगर नहीं भुलाया राजनीतिक दलों ने, तो तकरीबन जनता के इन मुद्दों से उनकी एक गद्दारी होगी कि आप अपने बेटे, अपने भाई, अपने को आगे प्रोजेक्ट करके जो राजनीति वाला पूरा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, उससे एक पार पाना बहुत बड़ा चैलेंज है और एक रास्ता निकला है जिसको आपको अब नीचे तक पहुंचाना है और उस पर यह सुनिश्चित करना है कि वोट आप कैसे मोबिलाइज करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल लड़ाई है ये। और अभी आज की तारीख में इस पॉलिटिकल लड़ाई को चुनाव के बियॉन्ड आप नहीं जीत सकते हैं। जी, मैं भाषा जी, मैं असल में आपकी जरा मैं टिप्पणी चाहता हूं। तुषार जी ने दो बातें खास तौर पे कही। एक बात उन्होंने ये कही कि ये है कि मोदी जी केवल और केवल 400 पार अब की बार मोदी सरकार के ऊपर फोकस कर रहे हैं और जो इंडिया गठबंधन है वो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए या पुनर्स्थापित करने के लिए उसके लिए वो काम कर रहा है। ये नैरेटिव क्या नीचे जाता हुआ आपको दिखलाई पड़ रहा है? ये एक मेरा सवाल है। दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा इस बार सिविल सोसाइटी की बहुत बड़ी अहमियत है इस चुनाव के अंदर। तो दोनों बातों के ऊपर आपकी टिप्पणी। जी, एक चीज मुझे जरूर लगती है, मैं थोड़ा सा भयक्रांत हो जाती हूँ जब मैं ये सुनती हूँ कि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। बहुत हम सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन यह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई तभी संभव है जब चुनाव में जीत हासिल की जाए। तो लिहाजा ये फोकस होना बहुत जरूरी है, इसके लिए रणनीति बनानी बहुत जरूरी है और इसके लिए एक दूसरे ढंग का एक मोड यहाँ तक है। लेकिन ये जो एजेंडा सेट है, मान लीजिए कर्नाटक में अगर चुनावी जीत ना होती तो कांग्रेस का प्रचार जितना भी अच्छा था या तेलंगाना में जितना भी अच्छा था, उसका परिणाम सामने जब तक नहीं आएगा कि जो फासिस्ट ऑनस्लॉट है, फासिस्ट हमला है, उसे आप रोकने के लिए जनता की जो दीवार है उसे खड़ा करना, उसके वोट खड़ा करना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि लोकतंत्र एक आम मतदाता के लिए बहुत अब्स्ट्रैक्ट चीज है। उसके लिए इसीलिए मैंने कहा कि जो न्याय की बात हुई है कि हम इतना पैसा देंगे, इतनी नौकरी देंगे, कंक्रीट बात हुई है कि किसान की कर्ज माफी करेंगे, स्वामीनाथन सिफारिशों को लागू करेंगे, ये जो कंक्रीट प्लान है इसके बिना जनता के भीतर एक पॉपुलिस्ट ढंग से जाए बिना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये बिल्कुल सच है कि सिविल सोसाइटी या जो तमाम नागरिक समाज है जो बहुत बड़े पैमाने पर परेशान है, जो अकादमी है वो एकेडमिक्स है वो बहुत बड़े पैमाने पर परेशान है, इन सारे लोगों का साथ आना और यह सोचना और इसका एक पॉलिटिकल कल्मिनेशन होना, क्योंकि हम और आप अगर साथ आएंगे, आप चुनाव नहीं लड़ रहे, मैं चुनाव नहीं लड़ रही, मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन मेरे लिए मुख्य चिंता यह है कि देश के सामने जो संकट है, उसके लोकतंत्र या कॉन्स्टिट्यूशन के सामने संकट है, उससे बचाएगा कौन? तो आपको एक अंततः नैरेटिव पॉलिटिकल ही बिल्डअप करना पड़ेगा। वो मुझे लगता है कि इस समय हमें एक पॉलिटिकल लैंग्वेज में और यह बताना कि यह देश की बर्बादी का रास्ता है, इलेक्टोरल बॉन्ड उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे बर्बादी होती है, उसे नीचे तक पहुंचाना, इस लूट को पहुंचाना और फिर ये बोलना कि ये एक करप्शन है। मुझे लगता है ये एक सिविल सोसाइटी के कंधों पे बहुत बड़ा भार है पूरे देश भर में, जिसे उसे निभाना होगा। जी, बहुत शुक्रिया भाषा जी। हम आगे बढ़ते हैं और मैं अब आता हूं विद्या चौहान जी के पास में। मैं उनसे जानना चाहूंगा, मुंबई में तो रैलियां होती रहती हैं, दूसरी रैली में और इस रैली में आपको क्या अंतर लगा? महाविकास अघाड़ी कितना इंटैक्ट है? हम लोग ये मानते हैं और लगातार कहते हैं कि वो इंटैक्ट है, और यहाँ पर जो बात की आशंका व्यक्त की गई कि यहाँ पर आपके मंच के ऊपर जो है अंबेडकर जी आए, है ना, और तो उनका स्थायी रहने की कितनी संभावना है, ये बात बराबर चलती रहती है। तो आप ये जो भी टिप्पणी आपकी हो इसके ऊपर विशेष तौर पर महाविकास अघाड़ी की तैयारी और इस रैली का क्या असर पड़ेगा पूरे महाराष्ट्र के ऊपर? जी, विद्या चौहान।
नमस्ते सुनीलम जी, बहुत ही अच्छी रैली हुई और खास करके राहुल जी महाराष्ट्र में मुझे लगता है 5 या 6 दिन तक थे। उन्होंने नंदुरबार से जो शुरुआत की, धुले और पूरे ठाणे, मुंबई करके जो आए वो रैली, उनके रैली को बहुत ही अच्छा रिस्पांस था और पूरे महाराष्ट्र को यानी मीडिया को भी इसकी दखल लेनी पड़ी, क्योंकि आप कितना भी कहो लेकिन उस दिन जो सभा हुई इंडिया आघाड़ी की शिवाजी पार्क में, वो सभा बहुत ही सक्सेसफुल हुई और बहुत ही अच्छी तरह से एक संदेश पूरे देश में गया है। क्योंकि शिवाजी पार्क जो है, जो मुंबई का ऐसा मैदान है जहाँ की सभाएं बहुत ही लोगों का ध्यान खींच लेती है और वहां पर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के वहां जाकर अभिवादन किया। फिर उद्धव ठाकरे जी उनको बाला साहब ठाकरे का स्मारक वही है, वहां लेके गए, वहां भी उन्होंने अभिवादन किया। तो उससे पूरे शिव सैनिकों में बहुत ही अच्छा संदेश गया कि कांग्रेस और शिवसेना के कार्यकर्ता एकदम इकट्ठा होके उनमें एक जोश आ गया और ये सभा का असर पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में बहुत अच्छा हुआ। वहां पर सभी के भाषण अच्छे हुए, लेकिन तेजस्वी यादव जी का जो भाषण था, खास करके बहुत जोशपूर्ण भाषण था और उन्होंने मोदी की गारंटी की बहुत खिल्ली उड़ाई। आप मोदी जी पूरे देश को गारंटी दे रहे हैं, लेकिन हमारे चाचा की गारंटी आप दे सकते हो मोदी जी, चुनाव के बाद वो कहाँ होंगे? उन्होंने बहुत ही लोगों को हंसाया और लालू जी का भी उन्होंने जिक्र किया कि लालू जी का आज उम्र हुआ है लेकिन लड़ने की ताकत नहीं गई है, वो आज भी लड़ने के लिए तैयार है। और मुंबई में बहुत सारे हमारे बिहारी लोग हैं, उनको भी उन्होंने अपील की कि हमें बहुत ही अच्छा प्रतिसाद लोगों से मिल रहा है और आप लोग भी इसमें शामिल हो जाइए। फिर कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला जी का भी भाषण बहुत अच्छा था। उन्होंने वही कहा कि ये ईवीएम यानी कागज पे वोट देना चाहिए, ईवीएम पे नहीं देना चाहिए, ऐसा कहा उन्होंने। फिर जो सीएम थे सारेन, उनकी बीवी भी थी, बहुत यंग है लेकिन उनका भाषण भी बहुत प्रभावी हुआ और राहुल गांधी जी का भी बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन राहुल गांधी जी के भाषण पे भाजपा यानी राहुल जी का महाराष्ट्र में आना, उनका मणि भवन में जाना, उनका अगस्त क्रांति मैदान में जाना और सोशल वर्कर जो है सबसे मिलना, इससे पूरे मुंबई में एक वातावरण बन गया था। जैसे तुषार जी ने अभी कहा, तो सुबह का मणि भवन जाना, महात्मा गांधी जी के याद में उधर आधा पौना घंटा उधर उन्होंने वो रहे और उन्होंने सब मणि भवन अच्छी तरह से देखा। उसके बाद वो हमारे साथ, हम सब लोग जो इकट्ठा हुए थे हमारे साथ, वो अगस्त क्रांति मैदान तक आए। अगस्त क्रांति मैदान में भी हमारे 100 साल के हमारे साथी जीजी भाई पारिक जी से उन्होंने बातचीत की। जीजी पारिक जी आज इस उम्र में भी आते हैं अगस्त क्रांति मैदान और उन्होंने प्रियंका जी और राहुल जी से बातचीत भी की। इसकी जानकारी अभी तुषार जी ने आपको दी है। उसके बाद वहां तेजपाल हॉल में जो मीटिंग हुई कार्यकर्ताओं के साथ, उनके साथ बहुत ही अच्छा यानी ये हुआ। उसमें हमारे सब साथी आए हुए थे। उसमें उल्का महाजन ने, विशाल हिवाड़े, फिर शरद काळे और सब लोग, बहुत सारे लोगों के नाम यहाँ नहीं ले सकती मैं, लेकिन सब लोगों ने जो मेहनत की थी, खास करके ऐसे 5 तबके के लोगों से, किसान का प्रतिनिधि, फिर युवाओं का प्रतिनिधि, फिर महिलाओं की प्रतिनिधि, ऐसे करके सब लोगों ने 5-5 मिनट में अपने विचार वहां पर रखे और राहुल जी और प्रियंका जी ने उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उनको भी एक अच्छी तरह से एक मैसेज दिया कि पूरे महाराष्ट्र में जब से भारत जोड़ो यात्रा निकली है तब से ये सब लोग, तुषार जी है उनके साथ सब संगठन मिलके बहुत अच्छा काम हो रहा है और हम सब लोग आपके साथ है, कांग्रेस के साथ है, इंडिया के साथ है और किसी भी हालत में ये मोदी सरकार जाना चाहिए, क्योंकि संविधान अगर बचाना है तो हम सब लोगों को हमारे आपस के मतभेद छोड़ के यहाँ एक ही जगह पे ध्यान देना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा संदेश गया और शिवाजी पार्क की मीटिंग में खास करके
बहुत बड़े पैमाने में, यानी मैंने इतना मीडिया पहली बार देखा। आज मैं 35 सालों से महाराष्ट्र में हूँ। पवार साहब की बहुत बड़ी-बड़ी मीटिंग्स उसमें भी अटेंड करती हूँ। उसमें भी बहुत सारा मीडिया होता है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ वहाँ पर कैमरे और मीडिया लगा हुआ था और सबके सामने सभी जिनके-जिनके भाषण हुए, उन्होंने बहुत सारे मीडिया को गोदी मीडिया करके कहा कि गोदी मीडिया ये बात ये दबाने की कोशिश करती है हर बार। तो ये एक संदेश मीडिया को गया कि अभी ज़्यादा चापलूसी हम लोग मोदी और मोदी सरकार की करते हैं, तो हमारी बदनामी बहुत हो रही है। इसकी भी जानकारी मुझे लगता है उनको मिली होगी। और यहाँ से ये जो सब भाषण हुआ, शिवाजी पार्क का मीटिंग हुआ, दूसरे जिन न्यूज़पेपरों से और मीडिया से ऐसा पता चल रहा है कि भाजपा बहुत ही बौखला गई है और इससे इनके जो प्रवक्ता है इस भाजपा के, फिर एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, वो भी वहां पर प्रतिक्रिया देने लगे हैं कि भाई ये क्या था, ये और हालत ऐसा ये था कि राहुल जी ने हिंदू धर्म या मोदी जी या भाजपा, किसी व्यक्ति के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग तो लड़ रहे हैं, एक शक्ति के विरोध में लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। तो इससे इन्होंने ये फैलाना फिर से शुरू कर दिया है कि भाई ये एक शक्ति है, हिंदू धर्म के अगेंस्ट है ये लोग। लेकिन हम लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बहुत सारे वक्ताओं ने भाषण में भी कहने के बाद, इलेक्टोरल बॉन्ड से जो भ्रष्टाचार हुआ है, इससे ये लोग डर गए हैं। और सबसे बड़ा ये भ्रष्टाचार है, सोचा समझा और छुपकर किया हुआ भ्रष्टाचार है। अगर आगे हम लोग ये 15-20 दिनों में इसका एक वातावरण बनाएंगे कि इनके ऊपर अगर हम लोग अटैक करेंगे कि ये भाजपा का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, अन्ना हजारे जी कहाँ है, किस तरह से ये सब हुआ है। 2018 में ही इसका विरोध हुआ था, लेकिन इसका विरोध करते हुए भी इन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड से हजारों करोड़ों रुपए किस तरह से जमा किए हैं, इसके बारे में हम सारे संगठन, सारे इंडिया के साथी एक साथ इनके ऊपर अटैक करेंगे। तो मुझे लगता है ये एक सभा में इतने बौखला गए हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही इनके लिए ये होगा और ये बहुत ही डर रहे हैं। बाद में एक ही बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि ये जो मोदी बोलते हैं, मोदी का परिवार, और राहुल जी को जो बार बार बोलते हैं कि ये परिवारवाद है, ये है, तो उनको ये बोलना चाहिए कि ये वो परिवार है जिसने देश के लिए अपनी जान भी दी है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी होके महात्मा गांधी जी के साथ उन्होंने वो जो तैयार हुए थे, वल्लभ भाई पटेल हो, मौलाना आजाद हो, चाहे कितने भी लोग हो, उन्होंने अपना बलिदान भी दिया है। और वो ये परिवार है जिसने देश के हित में हमेशा काम किया है, देश की प्रोग्रेस के लिए काम किया है। तो ये हमें, इंदिरा जी का योगदान क्या था, राजीव जी ने विकास क्या किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को खड़ा किया। विकास क्या है, जो मोदी जी का बारे में बार बार विकास पुरुष ये बताया जाता है, तो इसको तोड़ने का काम हम लोगों ने ये करना चाहिए कि ये परिवारवाद नहीं है, ये बलिदान देने वालों का आज भी जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसमें राहुल जी है, प्रियंका जी है। और अंत में इतना ही कहती हूँ, मुझे खुशी हुई प्रियंका जी से मिलने को मिला और उनको मैंने कहा कि आपको जो आपकी यूपी में जो घोषणा थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बहुत अच्छी घोषणा थी और इसके लिए आप काम जो कर रहे हैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत, मुझे तो बहुत खुशी हुई, ये सभा भी बहुत अच्छी थी, सबके साथ वो लोग मिले और पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया। लेकिन हम सब लोगों की जिम्मेदारी अभी बढ़ गई है कि अभी जो चुनाव है उसमें भाजपा जो है उसको हराने की हमारी जिम्मेदारी है और हम सब लोग ये प्रयास करेंगे, हर एक फील्ड में करेंगे। मुझे लगता है उडगी जी यहाँ पे है, वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड और भ्रष्टाचार के बारे में अच्छी तरह से जानकारी देंगे। तो मुझे लगता है मैं यही खत्म करती हूँ। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आपका। साथियों, हमारे साथ में तिवारी जी क्योंकि यात्रा में हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनकी बात अगर आ जाए तो उनकी बात सुन ली जाए। और फिर हमारे साथ में शकील जी ऐसे जुड़े हुए हैं, शायद वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो यात्रा में लगातार रहे हैं,
राहुल जी की पिछली यात्रा में भी रहे, इस यात्रा में भी, न्याय यात्रा में वो गए थे, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। लेकिन तिवारी जी, अगर आपकी आवाज आ जाए तो सुना जाए। जी तिवारी जी। ये बेहतर है कि शकील भाई का ले लिया जाए, अब इनको रोजा भी खोलना होगा तो उनके लिए समय का संकट है। जी 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 नहीं, और ऐसा कोई जरूर। रोजा नहीं खोलना है। आप तिवारी जी, आप बात रखिए, मैं हूँ पूरे प्रोग्राम में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ये सेंसिटिविटी होना बहुत आवश्यक बहुत है। बहुत जी बोलिए तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। ये जिस रैली की इतने दिनों से प्रतीक्षा की जा रही थी, वो रैली अंततः हुई मुंबई में, और ये ऐतिहासिक रैली है। निश्चित रूप से वहां से एक संदेश निकल के आएगा, और खास करके जो 5 उन्होंने संकल्प गिनाए अपना राहुल गांधी ने, वो अपने आप में यूनिक है, और उसके ऊपर देश की आंखें टिकी हुई हैं। और खास करके उसके संदर्भ में हम तो ये कहना चाहेंगे कि अगर बनारस में मोदी को हरा दिया जाता है तो ये देश से उनका हारना सुनिश्चित हो जाएगा। और उसके लिए बनारस के बारे में सोचना चाहिए कि वो ये तमाम ऐसे साथी हैं हमारे बनारस में। अभी अभी नेहा सिंह राठौर ने भी घोषणा की है कि अगर कांग्रेस हमको ये मौका दे तो मैं आऊंगी। और वहां पर जिस तरीके से उस मंच की सज्जा की गई और उस मंच पे लोग आए और लोगों ने अपनी बातों को रखा, और पूरा जो हमारा जो अपना संघात्मक ढांचा है वो वहां दिखाई पड़ा मुंबई के मंच पर, तो निश्चित रूप से वहां से एक वो सकारात्मक ऊर्जा फूटी है। ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और ये मणिपुर से लेकर के मुंबई तक। तो ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। और हमारा निवेदन होगा कि अब जैसे बनारस है, राजनीतिक दलों से ज्यादा हमारे सामाजिक संगठन सक्रिय हैं, और सामाजिक संगठनों की भूमिका निश्चित रूप से, जो तुषार गांधी कह रहे थे, राजनीतिक दलों से ज्यादा बड़ी भूमिका का निर्वहन आज की तारीख में अपने सामाजिक संगठन कर रहे हैं, और उनको करना भी चाहिए। लेकिन उनमें उस धार को, उस बात को राजनीतिक दलों को भी आत्मसात करना होगा, और राजनीतिक दलों को भी एक जिजीविषा के साथ कि ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए इस लड़ाई को आगे बढ़ानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी शकील जी, जनता के आईना के आप संपादक भी हैं, और जनता का आईना जो है हमारे दर्शक उससे सब भली भांति परिचित हैं कि पूरा 380 दिन का किसान आंदोलन से लेके यात्राओं तक लगातार सक्रिय हैं। सिंगल हैंडेडली इनका कबीर जो है, उनकी परीक्षाएं अभी चल रही हैं, इसके बावजूद लगातार वो। बताएं शकील जी। हाँ जी, नहीं, मैं यात्री के तौर पे आपको कैसा लगा कि यात्रा का समापन आप ही के यहाँ पर हुआ मुंबई में? हाँ जी, वो बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे जो यात्रा में साथी थे, पहली यात्रा में और दूसरी यात्रा में, सब मुंबई में आए तो सब फोन करने लगे, और कई लोग हमारे घर पे ही ठहरे 2-3 दिन। तो बहुत सारी चीजें हुई, तो वो अच्छा लगा कि पूरे देश से में दोस्त बन गए, पूरे देश में साथी मिल गए और सबसे जुड़ गए। आज देश का कोई भी हिस्सा में मैं जाकर उनके घर साथ रह सकता हूँ, उनसे बातचीत कर सकता हूँ, तो ये तो एक बड़ा काम हुआ ही है। दूसरा है कि ये यात्रा ने, दोनों यात्राओं ने देश के जो माहौल है उसको बदलने में और लोगों में नया ऊर्जा भरने में और लोगों को अलग तरीके से सोचने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अगर आप कल्पना कीजिए कि ये यात्रा नहीं होती तो आज किस तरह की हम चर्चा कर रहे होते और कितना हमें जोश होता। तो ये एक यात्रा का बहुत बड़ा है, क्योंकि लाखों लोगों से मिलना, उनसे संपर्क करना, उनके, क्योंकि हर जगह पर हर दिन जो है यात्रा के बीच में जो समय होता था उसमें लोगों से के डेलीगेशन से 1-to-1 मिलना, और हर तरह के, मतलब मजदूरों का डेलीगेशन हो, किसानों का डेलीगेशन हो, महिलाओं का हो, आदिवासियों का हो, तो वो लगातार प्रक्रिया इतनी लंबी चलती रही। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हुआ है, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इस देश पर जरूर पड़ेगा, और इस राजनीति पर भी आज देश की वो पड़ने वाला है। तो ये एक बहुत ही, और ये अच्छा लगा कि यहाँ पर ये यात्रा समाप्त हुई, और इस आने वाले चुनाव पे इसका प्रभाव जरूर पड़ने वाला है। और कल की यात्रा में बहुत सारी चीजें बदली भी हैं राजनीति में। देखिए, कल उद्धव ठाकरे के ऊपर जो आज बीजेपी ये आरोप लगा रही है, और एकनाथ शिंदे ने, कि कल तक जो है
जब भी सभा होती थी तो शिवाजी पार्क में या कहीं पे भी बाल ठाकरे भी यही बोलते थे और उद्धव ठाकरे भी के शुरुआत में के मेरे हिंदू भाइयों और बहनों, इससे शुरुआत होती थी। और अब उन्होंने उस सभा में ये बोला कि मेरे देश के देशभक्त भाइयों और बहनों। तो वो जो चीज चेंज हुई, तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये तो बाड़ा साहब आंबेडकर को भूल गए, हिंदुओं को भूल गए। तो उन्होंने उसमें रिप्लाई किया कि क्या देशभक्त बोलना हमारी जनता को आपको आपत्तिजनक लगता है? और फिर उन्होंने ये भी कहा एक सभा में बाद में आज कि अगर ये पूरे माहौल में अगर मुस्लिम भाई भी बैठे हैं तो क्या वो देशभक्त नहीं है? क्या उनको हम बोलें कि देशभक्त नहीं है? तो ये जो परिवर्तन है, और पूरे कांग्रेस के लोग और शिवसेना के लोग पूरे मैदान में एक साथ थे और एक बोली बोल रहे थे, वो अपने आप में एक बड़ा चेंज राजनीति में दिखाई दे रहा है। और मैदान में जो है मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ कांग्रेस के लोग आए थे, मैंने बहुत देखे जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी बहुत मोबिलाइजेशन किया था। आम आदमी पार्टी के लोगों में आमतौर पर यही था कि आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली तक एक समझौते में रहेगी और बाकी सब जगह विरोध करेगी, ऐसा नहीं है। पूरे मुंबई में मैंने जो देखा कि उनका लीडर ने भी भाषण दिया और क्राउड में भी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के लोग थे, उनके कार्यकर्ता थे और उनके झंडे थे, वैसे ही सारी पार्टियों के थे। तो ये एक अपने आप में बदलाव। और लोगों के जो कमेंट चल रहे थे भीड़ के अंदर, जब मैं वहाँ बैठा हुआ था तो मैंने बात किया, एक मेरे बाजू वाले से बात किया, मैं बोला आप कहाँ से आए हो? तो उसने बताया कि मैं यहाँ से आया हूँ, और उसने बताया मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं श्रीवास्तव हूँ। तो मैं बोला श्रीवास्तव जी तो आप बीजेपी में हैं सब। तो बोलते हैं ऐसा नहीं है, हमारे बाप दादाओं से हम कांग्रेस के साथ रहे हैं और कांग्रेस ने सबको जोड़ने का काम किया, हम तो यही हैं। जो लोग अभी पागल हो गए हैं वो भी यहीं आ जाएंगे आज नहीं कल। तो इस तरह का जो माहौल बदलने का चीजें हो रही हैं, वो अपने आप में एक अच्छी बात है। और सभी ने बहुत अच्छी तरह से भाषण दी है। लेकिन राजनीति में अभी आप देखिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में तो बीजेपी पूरी तरह से डरे हुए हैं, इसलिए इनका सीटों का समझौता नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनको पूरी तरह से डर है कि 13 सीटें जो शिंदे की है, अगर शिंदे को दे दी जाए 13 तो वो एक भी नहीं आने वाली है। एक सीट में भी उनको गारंटी नहीं है, क्योंकि शिंदे अपने दम पर, अपनी पार्टी के दम पर और अपनी सिंबल पर वो एक सीट भी जीत सकता है। वैसे ही मुझे लगता है अजीत पवार का भी वो है कि उसी तरह, क्योंकि उसके फैमिली में भी जो बारामती की सीट पे भी वो उसकी फैमिली में उसका विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये जो सीटें अभी बीजेपी के लिए ये है कि अगर इन लोगों को दोनों को सीट में बांट दूंगा तो इतनी सीटें वेस्ट हो जाएंगी, तो वो डर उनको लग रहा है। इसलिए अभी राज ठाकरे को भी ये लाने की कोशिश कर रहे हैं और राज ठाकरे से कैसे ये करना है। लेकिन फिर भी राज ठाकरे को 2 सीट दिया। हाँ, 2 सीट से तो वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो सिंपैथी उद्धव ठाकरे को है, जो उद्धव ठाकरे का स्टैंड है, उसकी वजह से राज ठाकरे को कोई 2 सीट देने से कोई फर्क पड़ जाएगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। और ये पूरी तरह से इन्होंने सेल्फ गोल कर लिया है, बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया है, इतने लोगों को जमा करके, ये सब करके। और आज इनके लिए ये है कि उनको लगता है हम तो सीट ला लेंगे, लेकिन ये सबको हमने जो जमा कर लिया है वो सारी अपनी सीटें गवा देंगे, इसलिए राज ठाकरे को भी लाने का काम हो रहा है। तो इस तरह से एक बुरी तरह से बीजेपी महाराष्ट्र में फंस चुकी है और उसको निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और 1-2 चीजें मैं बोलना चाहता हूं कि एक तो अभी विद्या ताई से ही मुझे पता चला जब वो बात कर रही थी, वैसे बीजेपी ने ये बोला था कि क्या राहुल गांधी शिवाजी पार्क में जा रहे हैं तो वो बाड़ा साहब के ठाकरे के समाधि पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, ऐसा चैलेंज किया था। तो अभी विद्या चौहान ने बोला कि वो गए थे, लेकिन हम जो हमारे जैसे कार्यकर्ता उसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो आदमी जो है मुंबई के दंगे करने वाला मास्टरमाइंड था। श्री कृष्ण कमीशन ने साफ तौर पे लिखा था कि ये जो कमांडर की तरह शिवसेना को निर्देश दे रहा था, शिव सैनिकों को, कि मुसलमानों की हत्या कर दो, और जिसका वोटिंग राइट भी छीन लिया गया था। और ऐसे आदमी को आप समाधि पर जाते हो
और नमस्तक करते हो तो लोगों में क्या संदेश जाएगा। और खासकर हम जैसे कार्यकर्ताओं का कि राहुल गांधी अगर बाल ठाकरे की समाधि पर जाता है तो ये सब भी हमको ध्यान रखना चाहिए। कार्यकर्ताओं को अपना जो इंडिपेंडेंस है वो रखना चाहिए। अब बीजेपी को हराने के लिए हम कांग्रेस के साथ इतना या किसी भी पार्टी के साथ इतना हो जाए कि हम अपना अस्तित्व खत्म कर दें, तो अपनी इंडिपेंडेंट आवाज हमको बनाए रखना जरूरी है। और मैं देख रहा हूं कि वो इंडिपेंडेंट आवाज थोड़ा कम होकर हम पूरी तरह से पार्टी के एजेंडे पर चलने तो नहीं लगे हैं, तो ये भी देखना हमको जरूरी है। और हमारी कॉन्शियस की आवाज हमारी रहनी चाहिए। नहीं तो बाल ठाकरे भी हमारा हीरो बन रहा है, हमारे कार्यकर्ता जाकर बाल ठाकरे के समाधि पर नमस्तक हो रहे हैं, तो ये कौन सा। और पॉलिटिशियन तो जाते ही हैं, और राहुल गांधी भी गया जो विद्या चौहान ने बोला उस हिसाब से। तो ये, लेकिन दूसरे कार्यकर्ता तो गए थे मेरे आंखों के सामने, तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। और मैं इतना ही कहूंगा, बाकी हम आगे बढ़ा। मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ, माफ करो, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जिंदगी भर हम लोग आपने तो फैक्ट बोला है विद्या जी। हाँ नहीं, मैंने वो ये कहा कि स्पष्टीकरण ये करना चाहती हूँ कि पूरी जिंदगी हम लोग, मृणालताई हो, हम लोग हो, सब लोग बाल ठाकरे जी के खिलाफ लड़े, लेकिन अभी उद्धव जी और आदित्य ठाकरे जी जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो अभी जो हुआ वो हुआ, जो होना नहीं चाहिए था नहीं, वो उसको हुआ। बाल ठाकरे को हम माफ नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे हम और लोग भी नहीं, आदित्य ठाकरे से कुछ नहीं है, लेकिन बाल ठाकरे की समाधि पर जाकर नमस्तक होना और बाल ठाकरे हम को लोग मान्यता देना, कल तो मोदी को भी मान्यता मिल जाएगी, बोलेंगे बीजेपी बदल गई और हम मोदी लोग को नमस्तक करो। तो मोदी और बाल ठाकरे में कोई अंतर नहीं है। और हम 800 लोग भी लोग इसका समर्थन नहीं मुंबई में मारे करते, गए। लेकिन हाँ, आज ये इंडिया आघाड़ी के आज गठबंधन कुछ भी की हो, जरूरत है, लेकिन इसलिए इसका मैं ये करती हूँ। नहीं, गठबंधन अलग ये बात है, मैंने जरूरत है। गठबंधन की जी बात जी, नहीं कोई किया। बात नहीं। आपका शकील जी आपने अपनी राय रखी है और विद्या जी ने अपनी राय रखी है। हम लोग बहुजन संवाद के अंदर अलग अलग किस्म की जो राय है, सभी का सम्मान है। और जो है आपकी राय जानी चाहिए, लोगों के बीच में जानी चाहिए, डिबेट होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर जो है ये बहस खुले तौर पर होना चाहिए कि हम लोग समझौते के अंदर कितने आगे तक जाने का काम करेंगे, कहाँ तक समझौते करने का काम करेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अब मैं एक टिप्पणी के लिए, संक्षिप्त टिप्पणी के लिए, और फिर उसके बाद में मैं पहले रत्ना जी की टिप्पणी लेता हूँ और समापन फिर जो है हम उर्गी जी के साथ में इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी रत्ना जी बोलें, आप अनम्यूट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीलम जी, और मेरे सारे पैनलिस्ट साथियों को भी मेरा नमस्कार। यहाँ पर जो महाराष्ट्र में हम सबने देखा है कि लगभग शिवाजी पार्क में 17 विपक्षी दलों का एक गठबंधन तो वहां पे देखने को मिला, और उसको देखने से ऐसा लगा कि दक्षिण से लेकर उत्तर और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लगभग सभी गठबंधन की पार्टियां वहां पर हाजिर थी, और उससे एक बहुत बड़ा अच्छा माहौल हमको देखने को मिला। हम लोग तो वहां पर हाजिर नहीं थे, हम गुजरात से चले थे, दाहोद में हम थे, उनको हमने वहां पे रिसीव किया, और सूरत से उनको हमने फिर नंदुरी पाद से वहां से हमने उनको मुंबई को सौंप दिया। तो ऐसे समय पर जो महाराष्ट्र में जो उनका जन सैलाब दिखा, और जो जन सैलाब महाराष्ट्र में दिखा वैसा ही जन सैलाब गुजरात में भी दिखा है, क्योंकि गुजरात को सब लोग कहते हैं कि अरे ये तो सिर्फ 2 गुजरातियों का ही है और इन्होंने पूरे देश में कब्जा कर लिया है। परंतु जब राहुल गांधी जी गुजरात में एंटर हुए, तो जिस तरीके से उनका दाहोद में और दूसरी अलग अलग जगहों पर जो स्वागत हुआ, वो प्रचंड स्वागत था। और उस स्वागत को देखते हुए सोशल मीडिया ने तो सब कुछ दिखाया, परंतु जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने सब कुछ ब्लैकआउट करने की कोशिश की। फिर भी हम जो वहां पे हाजिर भी थे, इसलिए हम जानते हैं कि बहुत प्रचंड स्वागत हुआ उनके साथ। उनकी जो सभाएं थी उसमें भी बहुत सब लोग जुड़े। अब जब महाराष्ट्र में जो समापन हुआ है वो भी अपने आप एक ऐतिहासिक समापन था, और जो
राहुल गांधी जी ने पहले लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलते हुए चली और अब जो 6700 किलोमीटर की यात्रा पूर्व से पश्चिम तक पूरी की है, ये पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ कि जिन्होंने इस तरह की यात्राएं की है। तो हम जो समझते हैं कि राहुल गांधी जी, जिनकी की पिता, दादी, परदादा, सभी लोग, मतलब जो एक प्रधानमंत्री के परिवार से आते थे, अगर कहा जाए तो मैन अ बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, पर मैं तो कहूंगी सिल्वर स्पून नहीं, गोल्डन स्पून से पैदा होते हुए भी राहुल गांधी जी ने जिस तरह की यात्राएं की और जिस तरीके सर्दी, गर्मी, तूफान, आंधी, इवन बर्फ में भी उन्होंने अपनी यात्राओं को चालू रखा और सामान्य परिवार, सामान्य लोग, गरीब बस्ती, गरीब लोग, मजदूर, किसान, महिलाएं, सब लोगों से मिलने का जो काम किया है, उससे उन्होंने देश में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारा देश नफरतों का देश नहीं है, परंतु हमारा देश मोहब्बतों का देश है। और इसी मोहब्बत के संदेश देते हुए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की है और इससे मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा एक देश के अंदर मैसेज गया है, क्योंकि देश में अभी दो विचारधाराएं चल रही है। एक विचारधारा है जो कि देश को बांटने का काम करती है, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, एक गोडसे की विचारधारा है, एक सावरकर की विचारधारा, और दूसरी जो संविधान को बचाने वाली विचारधारा है। जी, तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ने इस बार की इस यात्रा में और इस मीटिंग में ईवीएम के ऊपर जो प्रहार किया है, खुले तौर से कहा है कि राजा की जान जैसे तोते में होती है, इसी तरह मोदी की जान भी ईवीएम में है। इसको कहते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है कि अगर मोदी जीतते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की वजह से जीतते हैं। साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो उन्होंने बोला और उसके बाद उन्होंने जो जी रत्ना जी, मुझे लगता है कि रत्ना जी म्यूट हो गई हैं। आप अनम्यूट करिए रत्ना जी, आप म्यूट हो गई हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री ने जो समापन शक्ति के शब्द का अर्धघटन करके गलत तरीके से उसको पेश करने की कोशिश की है, परंतु देश अब इतना मूर्ख नहीं है और देश की प्रजा समझती है, जानती है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो जुमलेबाजी है। वो किसी भी तरीके से राहुल जी की कोई भी बात होती तो प्रतिक्रिया देने के लिए तत्पर हो जाते हैं और उनको डिफेम करना चाहते हैं। बस मैं आज अभी इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह की महाराष्ट्र में रैली का समापन हुआ है, अपने आप में ऐतिहासिक रैली है। जी नमस्कार। जी बहुत शुक्रिया आपका, विश्वास सुटकी जी। सबसे पहले आपको बोलना था लेकिन अभी लगातार चलता रहा, इंटरेस्टिंग डिबेट रही। जी बताएं आप उडगी जी। हेलो, अनम्यूट की आवाज नहीं आ रही है। अरे हारून भाई अनम्यूट कीजिए आप। एक मिनट, कौन सा ऑर्डर है? ऊपर रहूं तो ऑर्डर। मुझे लगता है कि उनकी आवाज, वो पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ में रहे हैं और अभी उनकी आवाज चली गई है। मुझे लगता है बहुत अच्छी चर्चा हम लोगों की हुई और तमाम सारी